58,424 की भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट थी। तो 30,000 के 5 रेंटल्स के लिए तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, 10% रेट दिया हुआ था। लेकिन एक जो लम सम अमाउंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म थी, उसके लिए फिर आप डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे। तो इस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट में कोई इशू आ गया? 1,50,000 तकरीबन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ यार, ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ हुआ यार। अब कह रहे हैं आवाज़ आ रही है, ब्रॉडकास्ट ही नहीं हुआ हुआ था। ब्रॉडकास्ट ही अब हुआ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज़ ठीक आ रही मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क दिया था, तो फिर कंप्लीट किया उसे? चलिए निकालें, इसका आंसर निकालें। पहले एक दो बातें ज़रा मुझसे सुनना है, उसके बाद फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक इशू रह गया, दो चीज़ें हैं ज़रा मेरी बताने वाली। सबसे पहले ज़रा प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट्स की वर्किंग पे आ जाए ज़रा। 5 इसमें एनुअल रेंटल थे एरियर्स में 30,000 के, और 58,424 की एक अमाउंट भी थी एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के लिए प्रेजेंट वैल्यू आपने एन्यूटी के फार्मूले से निकाल ली, और 58,424 की प्रेजेंट वैल्यू फिर आपने डिस्काउंटिंग के फार्मूले से सॉल्व कर ली। तो 1,50,000 की वर्किंग में कोई इशू तो नहीं प्लीज़? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ। देन उसका फिर टेबल बना। टेबल में सिर्फ एक चीज़ मुझसे सुन लीजिएगा ज़रा, एक नई चीज़ थी। ये जो लास्ट रेंटल है 31 दिसंबर 2009, इस दिन आखिरी रेंटल भी एरियर्स में आ रहा है, और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आखिरी जो लमसम अमाउंट है 58,424 वो भी एंड में आ रही है। एक सेकंड के लिए अपने रजिस्टर में ज़रा आंसर ढूंढे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का वहाँ भी एक परचेज ऑप्शन की अमाउंट तो थी, लेकिन उस डेटा में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ इंस्टॉलमेंट्स एडवांस में थी, और 2 मिलियन जो था वो एंड ऑफ द लीज टर्म था। तो वो एक साल के अंदर दो अमाउंट्स आ तो रही थी, लेकिन सेम डेट्स पे नहीं थी। यहाँ रेंटल भी एरियर है, एंड ऑफ द लीज टर्म है, एट द एंड ऑफ द ईयर है, और आखिरी लमसम भी एट द एंड ऑफ द ईयर है। तो ये दो दो अमाउंट्स एक सेम डेट पे आ गई हैं, 30,000 का आखिरी रेंटल भी और 58,424 भी। तो इसमें सिर्फ कंसेप्चुअली स्पीकिंग सिर्फ इसमें इशू ये है कि अगर एक से ज़्यादा अमाउंट्स किसी एक डेट पे इकट्ठी हो जाए, एक से ज़्यादा अमाउंट्स एक डेट पे इकट्ठी हो जाए, तो आपने सिंपली बस उसको प्लस करके अपनी वर्किंग कर लेनी है। एक एक ही साल में नहीं कह रहा, अगर डेट्स डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे आप। लेकिन अगर एक ही डेट पे एक से ज़्यादा अमाउंट्स इकट्ठी हो जाए, तो आपने टेबल बनाते हुए बस उसे कंबाइन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ डेट्स डिफरेंट थी। इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, और आखिरी जो 2 मिलियन है वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है। तो सेम ईयर नहीं, सेम डेट पे अगर एक से ज़्यादा अमाउंट्स इकट्ठी हो जाए, तो आपने उन्हें सिंपली कंबाइन करके वर्किंग कर लेनी है। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। तो ये दो बस बातें मेरी करने वाली थी। बात समझ आ गई मेरी? ये जो मैंने बोला एक सेंटेंस, ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 के एंड पे मैं अभी दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के एंड पे एक नोट लिखा भी हुआ है। ठीक है प्लीज़, बात समझ आ गई? बाकी इसके अलावा तो नहीं कोई इशू? प्लीज़ अगर कोई स्पेसिफिक इशू है तो। तो ये जो मैं अभी एक सेंटेंस आपके सामने बोल रहा था, ये ज़रा आप काइंडली क्वेश्चन नंबर 7 के एंड में एक नोट ज़रा देख लें। इफ़ मोर देन वन पेमेंट्स आर ऑन द सेम डेट, देन सिंपली बस आपने कंबाइन करके वर्किंग कर लेनी है। एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। चलें जी, इसके अलावा कोई इस डिस्कशन में लास्ट क्लास से रिलेटेड जो बातें हुई हैं, कोई इशू हो, किसी का कोई चीज़ ना समझ आई हो?
यहाँ अपने डेप्रिसिएशन जो है वो 10 ईयर्स पे चार्ज की या 5 ईयर्स पे, ये ज़रा मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 में 10 ईयर्स पे क्यों चार्ज की? क्योंकि ओनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो सारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? इफ देर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और परचेज ऑप्शन, देन सिंपली आप सॉरी देन यूजफुल लाइफ का बेस बना लें, अदरवाइज शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। एक काम छोटा सा ज़रा आज और कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में सैटरडे वाले दिन एक टेस्ट हुआ था, तो उस टेस्ट का ज़रा आंसर आज फाइनल कर लीजिएगा। बाकी वो डेफिनेटली मेरा ख्याल एक आध दिन में चेक होकर भी मिल जाएगा। लेकिन आज का दिन जो है ज़रा वो जो टेस्ट हुआ तो उसका मैं ज़रा पेज नंबर बता देता हूँ। आपका जो आपके पास जो ये लीज के नोट्स हैं, इनमें तकरीबन एंड में जाके आखिरी ही शायद पेज है, लास्ट पेज पे ये क्वेश्चन है जो मैंने उस दिन टेस्ट में आपके सामने रखा था, बाय द नेम ऑफ कोल लिमिटेड। तो एंड ऑफ द नोट्स आखिरी सफ़ों पे ये आपको कोल लिमिटेड भी मिल जाएगा। तो इसको ज़रा इसका आंसर उसके बाद अवेलेबल है, तो एक नज़र इसको भी देख लीजिएगा। अगर कल कोई कन्फ्यूजन होगी तो फिर कल वो पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अगर टेस्ट चेक होकर मिल गया तो ये तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। दोबारा एक दफ़ा ज़रा काइंडली एक्सट्रैक्ट ज़रा देख लीजिएगा जो नोट्स वगैरह बने हुए हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट रिक्वायर्ड नहीं था, तो वो डेफिनेटली बनाने की ज़रूरत नहीं थी। कंपैरेटिव उसने कहा तो सही था, लेकिन क्योंकि पहला साल था इसलिए कंपैरेटिव ईयर में सिंपली डैश आ जाएगा। लेकिन एक दफ़ा दोबारा सारी फिगर्स को चेक कर लीजिएगा। किसी फिगर में अगर कन्फ्यूजन रह जाए तो फिर इंशाल्लाह उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है प्लीज़। तो आज का ज़रा एक होमवर्क सॉर्ट ऑफ ही रख लें, ये कोल लिमिटेड को ज़रा कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई और कन्फ्यूजन किसी को? देन सर ये जो हमने लीज स्टार्ट की थी, इस लीज की डिस्कशन में हमने सिर्फ अभी लेसी डिस्कस किया है, और लेसी भी बस ज़रा हमने बस इनिशियली थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। फिर इसमें एक लेसर का आस्पेक्ट भी है थोड़ा सा। ये जो लीज का टॉपिक मैंने आपके सामने डिस्कस किया, इसका यहाँ इनिशियली मकसद ये था कि ये लीज की डिस्कशन जो है लेसी के एंगल से ये डिफरेंट टॉपिक्स में आगे जाके मिक्स हो जाती है। बाकी लेसर भी है, फिर इसमें लेसी में भी और डिटेल्स हैं। तो ये इंशाल्लाह हम कुछ अर्से बाद ख़ास तौर पे जब आपका रिज़ल्ट वगैरह आ जाएगा उस वक्त जाके ज़रा और लीज़ को हमने डेप्थ में लेके चलना है। लेकिन इनिशियली इस लीज़ का मकसद ये था कि जितना दूसरे टॉपिक्स से ज़्यादा मिक्स हो उतना हमें ज़रा इसका आइडिया हो गया हो। तो बस लीज़ को फ़िलहाल हम यहीं ज़रा स्टॉप करेंगे इनिशियली। आज एक छोटा सा और आसान सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो 2-3 दिन बाद शायद एक मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो इनिशियली इस वक्त जो टॉपिक्स हो रहे हैं ये थोड़ा सा आपको CPR के हवाले से ज़रा, ये जो सब्जेक्ट है इसके हवाले से ज़रा यूज़ टू करने के लिए है। तो लीज़ में काफ़ी डिटेल्स हैं, लेकिन उसके लिए बेहतर ये कि पहले हम थोड़ा सा ज़रा और मेच्योर हो जाएं, फिर हम लीज़ को लेसर के एंगल से भी और भी इसमें एस्पेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। तो इनिशियली आई होप कि जितना हो चुका है ये आपने समझ लिया है। तो कोल लिमिटेड आप फाइनल कर लीजिएगा। बाकी आज हम एक छोटी सी ज़रा एक और डिस्कशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो मीन वाइल ये जो अभी चीज़ें हो रही हैं इनको बस आपने रोज़ का रोज़ ज़रा तैयार करने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा ज़रा हमेशा टाइम लगेगा अपनी ज़रा बेस बनाने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिर एडवांस भी होती जाएंगी। एक और डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। IAS 21 है, लेकिन IAS 21 में जो चीज़ ज़रा डिस्कस होनी है उसका एक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपके साथ पहले मैंने फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। करें शुरू? ये ज़रा फुरकान को कहिए ज़रा नोट्स अवेलेबल कर दें, इसका PDF वगैरह भी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स करें जी स्टार्ट, आप फिलहाल ज़रा थोड़ी देर। जी सर जी, हमने इस टॉपिक में, ये जो IAS 21 है, इस टॉपिक में फॉरेन करेंसी के हवाले से ज़रा डिस्कशन करनी है। देखिए सपोज़ अगर हम पाकिस्तान में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सारी अकाउंटिंग रुपीज़ में होगी। कोई सेल हो जाए, परचेज़ हो जाए, सारी ट्रांजैक्शन रुपीज़ में हम रिकॉर्ड करेंगे, रुपीज़। लेकिन समटाइम्स पाकिस्तान में बैठे हुए, पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी है तो उसका उसका फॉरेन कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में दूसरी कंपनीज़ के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है। मसलन आपने वर्ड सुने होंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अगर कोई पाकिस्तानी कंपनी है
और उसने रॉ मटेरियल ख़रीदा है सपोज जापान से, कोई मशीनरी ख़रीदी है जर्मनी से, तो मोस्ट प्रोबेबली जापानीज़ येन में, जापानीज़ करेंसी, और यूरो में अगर जर्मनी से चीज़ खरीदी गई तो उस फॉरेन करेंसी में पेमेंट हुई होगी। अब अगर एक मशीनरी खरीदी है फॉर एग्जांपल 20,000 यूरोस की, तो मशीनरी ने डेबिट होना है, कैश या बैंक ने क्रेडिट होना है, लेकिन 20,000 तो यूरोज़ हैं, हमें उन यूरोज़ को पहले पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो डिस्कशन हमने करनी है। इसी तरह अगर रॉ मटेरियल जापानीज़ येन में ख़रीदा है, 1 लाख जापानीज़ येन का रॉ मटेरियल है, तो अगर आपने पेमेंट अब जापानीज़ येन में की है तो 1 लाख जापानीज़ येन को रुपीज़ में कन्वर्ट पहले होना चाहिए। तो अब वो कैसे कन्वर्जन होगी? तो एक तो एस्पेक्ट है इंपोर्ट हो जाए, एक दूसरा एस्पेक्ट है कि एक्सपोर्ट भी हो सकती है। अब एक्सपोर्ट का मतलब अगर आपका कस्टमर किसी फॉरेन कंट्री में है, फॉर एग्जांपल आपका कस्टमर सऊदी अरब में है, तो अब वहाँ रियाल करेंसी है, अब आपने 1 लाख रियाल्स की चीज़ें बेची हैं, तो सेल की तो एंट्री होनी तो वही है, डेटर या कैश डेबिट, सेल क्रेडिट, लेकिन वो जो करेंसी अब है वो फॉरेन करेंसी है, तो उसे फिर आपको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप पाकिस्तान में है, सारी काउंटिंग रुपीज़ में होनी है, तो कोई भी अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है तो उसे फिर आपको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी अरब में हैं तो वहाँ लोकल करेंसी रियाल्स है, तो आपको सारी काउंटिंग रियाल्स में करनी है। रियाल्स के अलावा किसी भी करेंसी में अगर ट्रांजेक्शन हो गई तो आप इसे लोकल करेंसी रियाल में वहाँ उस मुल्क में बैठ के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो ये लोकल करेंसीज डिपेंड करेगा किस मुल्क में आप हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप लोकल करेंसी में फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके कैसे काउंटिंग करेंगे, ये हमने इस IAS 21 में डिस्कस करना है। तो पहले 1-2 पेजेस पे इनिशियली आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट परचेज सेल, जो फॉरेन कंट्रीज से परचेज़ की जाए या वहाँ सेल की जाए, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो ज़रा समझाने के लिए कुछ इनिशियली आपके साथ ट्रांजैक्शंस डिस्कस करूँगा। आई होप कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स कुछ जहन में रीजनेबली आपके आगे हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ बात करता हूँ। करें शुरू? चलें स्टार्ट करें, पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है परचेज ट्रांजैक्शन, मेरे साथ साथ ही रहना है, ठीक है। एंट्रीज लिखी हुई होंगी, अगर आपने लिखनी है तो सारे रजिस्टर पर लिख लीजिएगा, लेकिन समझने पे फोकस करने पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। लिखा सारा हुआ है। वो कहता है पाकिस्तानी कंपनी सपोज बॉट गुड्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन सप्लायर 1 December 2016 फॉर $10,000 पेइंग द चेक, पेइंग बाय चेक ऑन द सेम डेट। गुड्स खरीदी गई हैं किसी ऑस्ट्रेलियन सप्लायर से 1 दिसंबर वाले दिन, $10,000 हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, और उसे दिन बाय चेक पेमेंट भी हो गई है। एक्सचेंज रेट उस दिन जिस दिन ये ट्रांजैक्शन हुई है आपको 75 पर $1 बताया हुआ, पर सॉरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर बताया हुआ है। एक्सचेंज रेट एग्जामिनर ने बताने हैं, वो हम खुद नहीं अज्यूम कर सकते। ट्रांजैक्शन डेट्स भी एग्जामिनर बताएगा। हमने बस करना ये है कि ट्रांजैक्शन डेट पे अकॉर्डिंगली काउंटिंग कैसे करनी है उसे सीखना है। तो गुड्स खरीदी गई हैं जी, एंट्री जेन में लाएं। परचेजेस डेबिट, और पेमेंट उसी दिन होगी है, चेक से होगी है। नॉर्मली ये बाय चेक की पेमेंट्स होती हैं बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, किस दिन ये हो रहा है? 1 दिसंबर वाले दिन हो रहा है। सिंपली क्या करना है, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, एक्सचेंज रेट ढूंढा करना है हमने उस दिन का, तो 75 रुपीज़ का एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। सिंपली क्या करूँगा, कैलकुलेटर पकड़ें, 10,000 इंटू 75, तो लोकल करेंसी मीन्स रुपीज़ में हमारी ये परचेज कितने पे रिकॉर्ड हो जाएगी? 7,50,000 रुपीज़ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लेना है जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन के एक्सचेंज रेट से। ठीक हो गया? एनी कंफ्यूजन? जी जरा पार्टिसिपेशन रखें जी प्लीज़। लिखी हुई है, एंट्रीज लिखी हुई है सारी। रजिस्टर पे अगर कोई लिखना चाहे ज़रूर लिख लें, लेकिन बहरहाल ज़रूरी नहीं है। चलो आगे जी। पॉइंट नंबर 2, सपोज परचेज वॉज ऑन क्रेडिट
सेम डाटा है, 0.1 ही चल रहा है, लेकिन 0.1 में हमने अज्यूम किया कि पेमेंट उसी दिन होगी बाय चेक, लेकिन डेफिनेटली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। तो लेट्स अज्यूम परचेज क्रेडिट पे थी, किस दिन, अच्छा उसी के साथ अब लिंक है ये डाटा। 1 दिसंबर को जो परचेज थी सपोज वो क्रेडिट पे है, और अमाउंट वॉज पेड ऑन 15 दिसंबर व्हेन एक्सचेंज रेट वॉज 78 पर $1। अब एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये रेट्स बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 15 दिसंबर अब पेमेंट डेट है, और परचेज हुई है 1 दिसंबर पे एज इट इज, जो 0.1 में था। तो आपसे अब रिक्वेस्ट है, गौर से सुनने पे सुनना है, अपने फोकस करना है, बात बड़ी सिंपल निकलनी एंड में जी। 1 दिसंबर वाले दिन परचेज हुई और पेमेंट हो रही है 15 दिसंबर, नीचे वही परचेज, लेकिन अभी क्रेडिट पे हो रही है। तो क्रेडिट परचेज की एंट्री बताएं जी। परचेजेस डेबिट, पेबल कह लें या क्रेडिटर्स कह लें। अब परचेज हुई है 1 दिसंबर पे, अक्रूवल बेसिस पे हमने एंट्री करनी है, पेबल क्रेडिट हो गया। अब डॉलर थे 10,000। अब कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग जब आप 1 दिसंबर पे ही एंट्री कर रहे होंगे तो हमें उस दिन नहीं पता होगा कि अल्टीमेटली पेमेंट वाले दिन रेट क्या होगा। 1 दिसंबर पे अब डिफरेंट एग्जामिनर क्वेश्चन बनाते हुए तो आपको डिफरेंट डेट्स के एक्सचेंज रेट्स बता देगा, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम सोचें तो हमें तो सिर्फ उसी दिन का रेट पता होगा जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है, और 15 दिसंबर पे रेट कौन सा होगा ये हमें 1 दिसंबर वाले दिन नहीं पता होगा, रेट्स तो चेंज हो सकते हैं। तो 1 दिसंबर की जो एंट्री है वो आप 75 पे ही करेंगे, उस दिन रेट 75 था, विच मीन्स परचेज डेबिट 7,50,000 एंड पेबल क्रेडिट, फिलहाल लाइबिलिटी 7,50,000 ही है। अब 15 दिसंबर पे, 1 मिनट आए, 15 दिसंबर जब पेमेंट हो रही है, अब 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़े, जब पेमेंट हो रही है तो डॉलर तो 10,000 ही है, लेकिन अब रेट हो गया 78। तो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से हमारे बैंक से कितने पैसे जा रहे होंगे। अच्छा ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम करेंगे इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट ट्रांजैक्शन में, कि पेमेंट बाय बैंक हो रही है, ये नॉर्मली बैंकिंग चैनल्स में ही होती है। तो डॉलर्स तो 10,000 ही हैं, लेकिन अब 15 दिसंबर वाले दिन $1 अगर 78 का हो गया है तो हमारे बैंक से रुपीज़ में 7,85,000 रुपीज़ क्रेडिट हो रहे होंगे। पेमेंट हो रही है, एंट्री वही पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट होना है, लेकिन बैंक कितने से क्रेडिट, 7,80,000 से। अब हमने तो लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी 7,50,000 पे, उस वक्त तो हमें रेट यही पता था कि 75 है। तो 75 रुपीज़ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 10,000, 7.5 लाख रुपए वाली लाइबिलिटी अगर 7,80,000 पे हो रही है, कितने वाली लाइबिलिटी, कितने पे, 7,50,000 वाली लाइबिलिटी अगर 7,80,000 रुपीज़ पे सेटल हो रही है, तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि क्या हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। 7,50,000 वाली लाइबिलिटी, ए या बी कह लें, अच्छा बुरा। पेएबल था 7.5 लाख, लेकिन करेंसी की फ्लक्चुएशन ऐसी हुई कि हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि 7,50,000 वाली लाइबिलिटी या 7,80,000 पे सेटल हो रही है, ऐसे ही हो रहा है। तो तरीका क्या एंट्री बनाने का, इन अदर वर्ड्स बुरा अगर लग रहा है तो क्या गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होने का मतलब एक्सचेंज रेट्स इस तरह से फ्लक्चुएट हुए हैं कि फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो गया है। क्या ये हमेशा लॉस ही होता है, ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में हमारा रेट 75 से कम होके 72 हो जाता, 73 हो जाता, तो फिर हमें गेन भी हो सकता है। तो तरीका क्या होता है एंट्री बनाने का, हमारी लाइबिलिटी कितने वाली लाइबिलिटी कितने की सेटल हुई है, रिपीट कर दें, 7,50,000 वाली लाइबिलिटी अगर 7,80,000 पे सेटल हो रही है तो इट मीन्स हमें 30,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें लॉस हो रहा है। एंट्री बनाने का तरीका देखें गौर से, मैंने सबसे पहले पेमेंट लिख ली,
फिर मैंने लाइबिलिटी ढूंढ ली कि लाइबिलिटी कितने पे रिकॉर्डेड है, और सिंपली उसके बाद आपने एंट्री बैलेंस करनी है। मेरी इस केस में एंट्री डेबिट साइड पे 30,000 डिफरेंस दिखा रही है। ये वैसे भी लॉस है, हमने लॉजिकली सोच भी लिया है, तो इस लॉस का नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज, उसका जरा मैं कम वर्ड्स में कह रहा हूँ, फॉरेक्स लॉस। और डेफिनेटली ये लॉस कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो क्या फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से हमेशा लॉस ही होता है? ज़रूरी नहीं है, गेन भी हो सकता है। हमारे इस केस में लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि 7,50,000 वाली लाइबिलिटी 7,80,000 रुपीज़ पे सेटल हो रही है। हमें कब गेन होगा कब लॉस होगा हम डिस्कस अभी करते हैं, लेकिन बेस्ट वे ये है कि अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो गेन होगा, बुरा लग रहा होगा, बिजनेस आपने अपना समझना है, तो फिर लॉस हो रहा होगा। डेफिनेटली अगर लॉस हो रहा होगा तो डेबिट फिगर आ रही होगी, और अगर गेन हो रहा होगा तो क्रेडिट फिगर बन रही होगी। ठीक है प्लीज़, मेरा ख्याल है कि ये एंट्रीज आप दो ज़रा खुद से अपने रजिस्टर में कम से कम लिख लें। जी बिल्कुल ठीक है, डिपेंड करेगा। अगर हम बिजनेस हम अपना ही समझेंगे हमेशा की तरह अकाउंटिंग करते हुए, अगर अच्छा महसूस हो रहा होगा तो गेन होगा, और अगर बुरा लग रहा होगा, डेफिनेटली कब बुरा लग रहा होगा, अगर पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है, कब अच्छा लग रहा होगा अगर कम पेमेंट करनी पड़ रही है। डेबिट अमाउंट लॉस की होगी, और क्रेडिट अमाउंट अगर एंट्री में आ जाए तो वो गेन की बन रही होगी। जी मेरे वर्ड्स में कोई कन्फ्यूजन कर ली? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जी नोट कर लिए। जी कोई लिख तो नहीं रहा? अगर कोई लिख रहा है बस वो बता दे, बाकी ठीक है अगर नोट कर लिया। जी चलें जी आगे। पॉइंट नंबर 3, अभी भी एग्जांपल लिंक दिया मेरे साथ रहेगा। सपोज परचेज वाज ऑन क्रेडिट, परचेज तो क्रेडिट पे ही थी, और किस दिन? वही ऊपर पॉइंट 1 में 1 दिसंबर। एक जरा इंटरकनेक्टेड सॉर्ट ऑफ सिनेरियो। 1 दिसंबर पे परचेज थी, क्रेडिट पे थी, जिस तरह पॉइंट नंबर 2 में भी थी, लेकिन पेमेंट द अमाउंट वॉज पेड ऑन 15 जनवरी 2017। ये वाली डेट अब बदल गई है। सेकंड पॉइंट में जो 15 दिसंबर हम अज्यूम कर रहे थे, सपोज पेमेंट हुई 1 जनवरी 2017, परचेज डेट वही है 1 दिसंबर, क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन है, पेमेंट लेकिन हुई 15 जनवरी, इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ के बाद, दिसंबर जनवरी मिड। उस दिन पर एक्सचेंज रेट था जब पेमेंट हुई 15 जनवरी को, सपोज 77 पर 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पाकिस्तानी कंपनी का अब ईयर एंड 31 दिसंबर 2016 है सपोज। तो अब इसमें चेंज क्या आ गया? ट्रांजैक्शन हुई है परचेज की 1 दिसंबर को, पेमेंट होनी है 15 जनवरी को, और बीच में एक अकाउंटिंग ईयर एंड आ गया। अकाउंटिंग ईयर एंड आने का मतलब ये है कि परचेज की ट्रांजैक्शन अब डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर में है, और पेमेंट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है, जो डेफिनेटली पॉसिबल है। और 31 दिसंबर का फिर एक एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 79 पर डॉलर। क्या क्या डाटा सेम है, क्या डिफरेंट है, एक दफ़ा दोबारा में से सुन लें। ट्रांजैक्शन डेट अभी भी 1 दिसंबर ही है, जिस दिन परचेज हुई, उस दिन का रेट 75 ही है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन सपोज क्रेडिट पे थी, पेमेंट 15 जनवरी को है, उस दिन का रेट 77 है, ईयर एंड 31 दिसंबर है, और ईयर एंड का भी आपको एक रेट दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? अब ये मेरे से पहले सुन लेना जी। फर्स्ट एंट्री परचेज की किस दिन होगी? जिस दिन आप गुड्स खरीद लेंगे।
ट्रांजैक्शन क्योंकि क्रेडिट पे है इसलिए पहली एंट्री परचेज डेबिट एंड पेबल क्रेडिट हो जाएगी। उस दिन $10,000 हैं और उस दिन हमें 75 ही रेट पता होगा। देयरफॉर 7,50,000 की ये ट्रांजैक्शन एज इट इज़ दोबारा रिकॉर्ड हो जाएगी अगर ये थर्ड सिनेरियो बन भी जाए। एनी कन्फ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ पहले बता दें, लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। प्लीज रिस्पॉन्ड एनी कन्फ्यूजन। आगे सुने फिर। अब यकीनन सिनेरियो 3 हो रहा है। पेमेंट डेट 15 जनवरी ही है, 15 जनवरी ही पेमेंट डेट है। लेकिन एक सेकंड के लिए अपने जहन में ईयर एंड लाएं जरा, 31 दिसंबर 2017। एक सेकंड, सॉरी, 31 दिसंबर 2016। एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा जहन में बनाएं। क्या उसमें ये पेबल आ रहा होगा? प्लीज प्लीज, पेबल आ रहा होगा। एक पेबल रिकॉर्ड हुआ है, सेटल नहीं हुआ, लाइबिलिटी सेटल नहीं हुई, तो ये लाइबिलिटी 31 दिसंबर 2016 में वाले दिन हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आनी है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये एज ऑन होती है। तो क्या इस एज ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 7,50,000 रुपीज लाइबिलिटी के तौर पे आने चाहिए? वो 7,50,000 रुपीज तो बने थे 1 दिसंबर के रेट की बेस पे। तो 1 दिसंबर का जो रेट था उसकी बेस पे 7,50,000 रुपीज $10,000 के एंगल से हमारी लाइबिलिटी बनी थी। अच्छा, डॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी $10,000 ही हमारी लाइबिलिटी है। लेकिन अब एज ऑन 31 दिसंबर 2016 रेट तो पुराने की बेस पे 7.5 लाख बनता है और रिवाइज रेट 77, जरा ढूंढे मेरे साथ, 77 अब रेट है। तो एज ऑन क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, मींस ईयर एंड पे बनेगी, इसलिए हमें अब अपना पेबल रीमेजर करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस रिवाइज्ड एक्सचेंज रेट। ये बात सेकंड सिनेरियो में क्यों नहीं हुई? ऊपर सेकंड सिनेरियो आया था, वहां परचेज डेट और पेमेंट डेट सेम अकाउंटिंग ईयर में आ गई थी। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट डेट के दौरान, क्या बोला मैंने प्लीज, ट्रांजैक्शन डेट और पेमेंट डेट के दौरान में कहीं बीच में ईयर एंड आ जाए, तो फिर आप ईयर एंड पे खड़े होके अपने पेबल को रीमेजर कर रहे होंगे बेस्ड ऑन द रिवाइज रेट एज ऑन द ईयर एंड, विच मीन्स फुल कंसंट्रेशन जरा कर ली। 31 दिसंबर में मैं खड़ा हूँ तो 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में मेरी लाइबिलिटी है, लेकिन अब लाइबिलिटी 77 के हिसाब से 7,70,000 रुपीज हो गई है। अब रिकॉर्डेड कितनी है? ऑलरेडी 7,50,000 रुपीज पे हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्ड है। इसे कितने पे आ जाना चाहिए? 7,50,000 को 20,000 से बढ़ के 7,70,000 हो जाना चाहिए। तो क्या मुझे लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होगा? कितने से? 20,000 से। 7,50,000 रिकॉर्डेड है, 770,000 होना चाहिए। तो लाइबिलिटी अगर बढ़नी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होनी है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो बताएं आपको कैसा लग रहा है? और अगर बुरा लग रहा है तो ये क्यों बुरा लग रहा है? ये क्योंकि लॉस हो रहा है। क्या रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से इस केस में फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है? क्या ये हमेशा लॉस ही होता है? नहीं, गेन भी हो सकता है, लेकिन इस केस में रेट 75 से बढ़ के 77 हुआ है और हमने पैसे देने हैं। देयरफॉर लाइबिलिटी को जब रीमेजर किया तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी का बढ़ना हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ऑपोजिट साइड पे फॉरेन एक्सचेंज लॉस बन रहा है। मुझे मेरे दो क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। नंबर 1 कि मैं 31 दिसंबर पे खड़ा क्यों हुआ, और नंबर 2 ये जो मैंने मेजरमेंट की है, ये दोनों बातें समझ आ गई हैं? खड़ा क्यों हुआ? एज ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, विच मीन्स लाइबिलिटी को रीमेजर होना चाहिए। डॉलर्स नहीं बदल रहे, डॉलर 10,000 ही हैं, लेकिन एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से अब हमारी रुपीज़ में लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी, और लाइबिलिटी क्योंकि बढ़ रही है रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ रहा है। एनी कन्फ्यूजन इन दिस एंट्री? अभी लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, मुझे ज़रा आखिरी लिख लेने दें।
इन अदर वर्ड्स आफ्टर दिस एंट्री, चलें एक और काम कर लें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में बनाया जरा। आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 770 नज़र आ रहा होगा या 750, बस ये मुझे बता दें 770 या 750। जी ठीक है जी, प्लीज़ 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 प्लीज़, सब 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 प्लीज़। फाइनली अब 770 की लाइबिलिटी नज़र आ रही होगी और डेफिनेटली करंट लाइबिलिटीज़ भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमने सेटल करनी है। मीन्स एवरी अदर कॉन्सेप्ट रिमेन सेम एक्सेप्ट हम फॉरेन करेंसी का बीच में क्या इफेक्ट आ रहा है उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। चलें एक और एंट्री में लिख दूं, उसके बाद फिर आप ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा। अब सपोज नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, डेफिनेटली नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आ गया और 15 जनवरी डेट आ गई। अब 15 जनवरी वाले दिन क्या होना है, इस लाइबिलिटी की सेटलमेंट होनी है। उसका तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले पेमेंट लिखें। 15 जनवरी वाले दिन हमारे कितने डॉलर जाने हैं, यकीनन वो तो 10,000 ही हैं, लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ में अब 15 जनवरी का रेट दिया हुआ 79, तो मल्टीप्लाइड बाय 79, रेट और बढ़ गया है, तो बैंक से तो हमारा 790,000 रुपीज़ जाएगा। अब मेरा अगला सवाल गौर से सुने, कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे सेटल हो रही है, 7,50,000 वाली या 7,70,000 पे आ गई थी? तो 7,70,000 वाली लाइबिलिटी अगर 790,000 पे सेटल हो रही है तो क्या फर्दर कुछ बुरा ही लग रहा है? कितने वाली लाइबिलिटी कितने में सेटल हो रही है? 770 वाली लाइबिलिटी 770 डन है सर। हमने जब ईयर एंड पे एंट्री कर ली थी तो उस एंट्री के बाद हमारी लाइबिलिटी 770 हो गई है, लेकिन रेट्स फिर बढ़े हैं और हमने पैसे देने हैं, तो 7,70,000 वाली लाइबिलिटी अगर 790,000 पे सेटल हो रही है तो 20,000 का फर्दर फॉरेन एक्सचेंज लॉस बन रहा है। आप ऐसी टेंशन ना लीजिएगा, आप ऐसे ही टेंशन ना लीजिएगा। एक सेकंड मेरा ख्याल है जी, मैंने वो थोड़ी सी रेट्स को मैंने गलत देख लिया, लेकिन चले अच्छा हो गया, दोनों एंगल से बात कर लेते हैं। रेट्स को मैंने उलट पढ़ लिया जी, बड़ा रेट मैं ठीक कर लेता हूँ, लेकिन लेट्स अज्यूम अगर यही रेट हो, रेट्स अभी मैं ठीक कर लेता हूँ। रेट्स मैंने गलत उठा ली, 31 दिसंबर पे 79 था। अच्छा यार, दोनों सिनेरियोज में बात हो जाएगी। अगर ईयर एंड पे 77 था सपोज, तो 20,000 का लॉस वहाँ था, और अगर लाइबिलिटी सेटलमेंट वाले दिन 79 था तो फिर फर्दर लॉस हो गया है 20,000 का। पहले यहाँ तक एज इट इज बता दें, फिर डेफिनेटली सिनेरियो में सॉरी रेट डिफरेंट थे, तो चले अच्छा उसकी बात भी हो जाएगी। जी समी, आप जो कह रहे हैं वो आप उन रेट्स की बेस पे कह रहे हैं जो मैंने वो पेज पे लिखे नज़र आ रहे हैं। सॉरी, मैंने ज़रा रेट्स को जल्दी से ज़रा गलत उठा लिया था, तो मैं भी ठीक कर देता हूँ। अदरवाइज तो बात मेरी समझ आ गई, बाकी वो मैं भी ठीक करता हूँ, बल्कि आपसे पूछूंगा। जी चलें, अब सॉरी मैंने ज़रा रेट दिखते हुए ज़रा गलती कर दी है। 77 बेटा था 15 जनवरी को, और 79 है ईयर एंड पे, तो इन रेट्स को ज़रा ठीक करते हैं। अच्छा चलें, इसी बहाने गलती से कुछ सीखने की कोशिश कर लेते हैं। जी अगर रेट 79 हो गया ईयर एंड पे, तो लाइबिलिटी रीमैयर होनी चाहिए 790। अब यहाँ तक आप बताएं काइंडली, कितने वाली लाइबिलिटी, एटलीस्ट मुझे नहीं भी बताना, अपने आप को ज़रूर बताएं, कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे आनी चाहिए? 750 वाली लाइबिलिटी 790 पे अगर आनी चाहिए, नहीं अब वो बात 770 वाली ख़त्म कर दी मैंने। 750 पे हमने लाइबिलिटी बनाई थी, रेट 79 हो गया, 75 से 79 हो गया, तो पर डॉलर शायद 4 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 750 वाली लाइबिलिटी अगर 790 पे आ जाए तो 40,000 का आपको लॉस हो रहा है। यहाँ तक ठीक है प्लीज़? अब रेट सॉरी मैंने जो गलत उठाए थे उनको ठीक कर रहा हूँ। 79 रेट था ईयर एंड पे, ठीक है मिस्टर उस्मान? जी डियर, 15 जनवरी पे अब आए। 15 जनवरी का रेट 77 था अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। तरीका
पहले पेमेंट लिख लेनी चाहिए, 10,000 इंटू उस दिन का रेट दैट इज 77। तो अब आपने आपको ज़रूर एक सेंटेंस सुनाए, कितने वाली लाइबिलिटी कितने में सेटल हो रही है। 790,000 पे जो लाइबिलिटी आ गई थी, अगर वो 770 पे सेटल हो रही है, तो क्या आपको 20,000 अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अब लाइबिलिटी कम अमाउंट पे सेटल हो रही है, तो अगर ये अच्छा लग रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज गेन अब बन जाएगा। लॉस अगर है तो अदर एक्सपेंसेस समवेयर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर गेन है तो अदर इनकम में कहीं अपीयर हो जाएगा। तो गेन लॉसेस फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सचेंज गेन लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है प्लीज़, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो मैंने ज़रा रेट्स पहले डिफरेंट लिख दिए थे। आई होप कि अब बात समझ आ गई है। कर लें, कंप्लीट कर लें ज़रा, आप लोग लिख भी लें ज़रा, थोड़ा सा अपने आप को ज़रा ये सेंटेंसेस बोल के ज़रा, और अगर ये बोल देंगे तो प्लीज़ शायद यही इशू है जो रिजॉल्व हो जाएगा, खास टफ चीज़ नहीं है। तो अगर परचेज डेट और पेमेंट डेट के दौरान में कहीं ईयर एंड आ जाए, तो फिर एज ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्योंकि बन रही होती है, तो पेबल रीमयर हो जाएगा बेस्ड ऑन द रेट जो उस दिन एप्लीकेबल है। कोई कन्फ्यूजन प्लीज़ अगर है तो काइंडली ज़रूर पूछ लें। छोटे छोटे काम साथ साथ वाइंड अप किए हों तभी फिर बाद में आगे जाके चीज़ें समझ आती हैं। जी, 790,000 पे आपकी लाइबिलिटी नज़र आ रही होगी ईयर एंड पे, और 40,000 का जो लॉस है वो उस दिन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नज़र आ रहा होगा। लाइबिलिटी 7,50,000 पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 40,000 से बढ़ के क्लोजिंग बैलेंस 7,90,000 हो जाएगा। जी ठीक है, समझ सही कह रहे हैं आप। जी अगर नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। जी कोई साहब लिख तो नहीं रहे? एनीबडी राइटिंग? जी अब आ जाए ज़रा थोड़ा सा इस परचेज को ज़रा सेल ट्रांजैक्शन की तरफ ले जाते हैं। ये एक सिनेरियो दोबारा बना हुआ है, आज हम पढ़ना शुरू करें। A Pakistani company sell goods to a customer in Saudi Arabia on 15th June 2018 for rupees 10,000 रियाल्स। इस ये ज़रा एक ज़ीरो इसका कम है। लेट्स अज्यूम एक पाकिस्तानी कंपनी है जिसका एक कस्टमर सऊदी अरब में है और 10,000 रियाल्स की एक सेल हुई है, एक ज़ीरो ज़रा मिसिंग है। रिसीविंग दस अमाउंट ऑन द सेम डेट, ये भी तीन सिनेरियोज में बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बाय चेक, सिंपल एक शायद कैश सेल ही कह सकते हैं हम, सेल हुई है, पैसे सेम डेट पे मिल रहे हैं, 15 जनवरी ट्रांजैक्शन डेट है, उस दिन का रेट आपको 30 पर 1 रियाल दिया हुआ है। क्या करें, सेल है, सेल क्रेडिट करेंगे, पैसे बाय चेक को सेम डेट पे अगर आ गए हैं बैंक डेबिट करेंगे। वर्किंग कैसे कर लेंगे, 10,000 रियाल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय उस दिन का रेट सपोज 30 है, 3 लाख रुपए से आपकी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। तो एंट्रीज वही है, डेबिट क्रेडिट का सारा कॉन्सेप्ट वही है, आपने सिर्फ एक्सचेंज रेट्स को कैसे यूज़ करना है ये शायद हम डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है जी, समझ आ गया। बाकी अगर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट वगैरह पे है तो उसकी मैं फिर बात करता हूँ। चलें जी आगे। चलें बेटा, जिस तरह ऊपर 3 सिनेरियोज में बात हुई है, उसी तरह सेल को भी 3 सिनेरियोज में डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, सपोज सेल वॉज ऑन क्रेडिट, वही सेल, अब उसमें कॉमन वही है, डेट 15 जून है, 10,000 रियाल्स हैं, लेकिन सपोज सेल क्रेडिट पे है और अमाउंट आपको 10 दिन बाद 25 जून को रिसीव हुई है, और उस दिन का एक्सचेंज रेट फिर 32 दिया हुआ। क्रेडिट सेल की एंट्री जहन में लाएं, डेटर या रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, किस दिन, 15 जून। सेल तो आप उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे अक्रूवल बेसिस पे जिस दिन सेल हुई है, पैसे अगर बाद में आ रहे तो उसका हिसाब बाद में आ जाएगा। वंस अगेन, जिस दिन आप 15 जून वाले दिन खड़े होंगे, उस दिन आपको कौन सा रेट ही पता होगा जो 15 जून वाले दिन था। तो कैसे वर्किंग करेंगे, 10,000 इंटू 30, 3 लाख से ही आपकी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। ट्रांजैक्शन डेट पे आपको जो रेट पता है आप वही कर सकते हैं। 25 जून पे अब एग्जामिनर तो डेफिनेट डेट फ्यूचर के दे देगा, लेकिन वो हमें डेट्स उस वक्त नहीं कॉन्सेप्टली पता होंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है। तो आप 25 की एंट्री करवा दें जरा, फिर आप लिख लीजिएगा 25 सपोज डेट आई, अब उस दिन रेट है 32 हो गया है। अब फुल कंसनट्रेट कीजिएगा, लिखने की जल्दी ना करें, आपके लिए एंट्रीज हैं, पेशेंस दिखा दें। 15 जून की सेल है, 25 जून को रसीट है, पहले बेसिक एंट्री बना लें। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कैश की बजाय बैंक से ही रिसीट एंड पेमेंट्स अज्यूम करेंगे। बैंक डेबिट हो जाएगा, रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन सवाल वही है, बैंक कितने से कैसे। इस दिन अब हमें 10,000 रियाल मिलने हैं, और 1 रियाल इस दिन 32 रुपये का है। तो कितने वाला रिसीवेबल, वर्ड मेरे गौर से सुन के रिपीट कर दीजिएगा, कितने वाला रिसीवेबल कितने रुपीज़ में रिसीव हो रहा है। 3 लाख वाला रिसीवेबल अगर 3,20,000 में रिसीव हो रहा है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है। 3,20,000, 3 लाख वाला सॉरी रिसीवेबल अगर 3 लाख हमें रिसीव हो रहा है तो पैसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो रेट का बढ़ना ज़रूरी नहीं कि गेन ही हो या लॉस ही हो। अगर आपने पैसे देने हैं फिर रेट का बढ़ना शायद लॉस है, और अगर रेट बढ़ रहा है और पैसे आ रहे हैं तो फिर तो आपको गेन हो जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है। 3 लाख वाला रिसीवेबल अगर 3,20,000 में रिसीव हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, और एंट्री बनाते हुए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप ये लिख रहे हैं कितना रिसीव हो रहा है, कितना रिसीवेबल था। ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह सही जगह पर डिफरेंस आ जाएगा अगर आप एंट्री सही बना रहे हैं, तो गेन है, और गेन क्रेडिट फिगर बन जाएगी। ये सबको पता चल रहा है एंट्री बैलेंस कैसे कर रहा हूँ मैं। पहले मैं क्या देखा, मैंने रिसीव कितना हो रहा है, फिर मैंने क्या देखा, रिसीवेबल था कितना, और अगर ज़्यादा पैसे रिसीव हो रहे हैं तो फिर ये फॉरेन एक्सचेंज गेन प्रॉफिट एंड लॉस में इस केस में 20,000 बन जाएगा। ठीक है प्लीज़। तो ये जब लिखें एंट्री ज़रूर लिखें, लेकिन साथ साथ प्लीज़ ये जो वर्ड्स मैं आपके लिए बोल रहा हूँ इनको ज़रा रिपीट करके लिखें, ताकि ज़रा थोड़ा सा यूज टू होना शुरू हो जाए। एनी कन्फ्यूजन नोट करके बताइएगा ज़रा। उधर F1 के वाले से पेजेस पूरे कर लो यार, है वो F1 वाले जो पेजेस फर्स्ट डे वाले हैं। हाँ वो ज़रा कर लेना, अभी खोल रहे हैं। हाँ हाँ, खोल लेना अभी।
यही बड़ा नोट कर लिए। समझ आ गया सबको? चले आए लास्ट सिनेरियो। ये सुनिएगा पहले गौर से। लेट्स अज्यूम वंस अगेन ये सेल क्रेडिट पे ही थी और सेल डेट है वही 15 जून में दोबारा लिख देता हूँ 2018। अमाउंट लेकिन रिसीव हुई सपोज 5 जुलाई को, अब डेट ऑफ रिसीट बदल गई। उस दिन सपोज एक्सचेंज रेट था 33। अब ईयर एंड सपोज पाकिस्तानी कंपनी का 30 जून आ गया और 30 जून का रेट 34 है। तो क्रेडिट सेल है, उसकी डेट 15 जून ही है। अमाउंट लेकिन अब रिसीव सपोज हुई 15 जुलाई, सॉरी 5 जुलाई 2018 और ईयर एंड आ रहा है 30 जून। आज अब आपको ये काम करवाना चाहिए ज़रा लॉजिकली। 15 जून वाले दिन सेल हुई, लेकिन क्योंकि क्रेडिट सेल हुई एंट्री बन गई डेटर या रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। इस दिन आपको कौन सा ही रेट पता होगा जो उस दिन था, और उस दिन वही रेट जो पहले हमने अज्यूम किया था इंटू 30। 3 लाख से आपने सेल रिकॉर्ड कर ली। जी अब यकीनन इस सिनेरियो में अब रिसीट डेट होगी है 5 जुलाई, लेकिन अब बीच में ईयर एंड आ रहा है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा दोबारा जहन में लाएं। ये रिसीवेबल 10,000 रियाल्स का हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना है, लेकिन क्या उसी 3 लाख पे जो 15 जून वाले दिन रुपीस थे? तो वंस अगेन क्या होना है, ये एज ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, रिसीवेबल एज ऑन वाले रेट की बेस पे आना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ पेबल हो या रिसीवेबल हो, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल हो या पेबल हो, उसने ईयर एंड पे रीमैयर होना है अगर वो है तो इन अदर वर्ड्स अगर ट्रांजैक्शन डेट किसी और अकाउंटिंग पीरियड में है और पेमेंट या रसीद डेट किसी और अकाउंटिंग पीरियड में है, ठीक है, तो ईयर एंड पे फिर रीमैयरमेंट की जाती है। अब मैं कोई बार बार चीज़ें बोल रहा हूँ, उसको ज़रा मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। ट्रांजैक्शन डेट से मेरी मुराद सेल या परचेज है, और पेमेंट डेट और रसीद डेट, पेमेंट परचेज अगर है तो पेमेंट होनी है, और अगर सेल है तो रसीट होनी है। तो पेमेंट या रसीद डेट को बोलते हैं सेटलमेंट डेट। पेबल अगर है तो उसने पे होकर सेटल होना है, और अगर रिसीवेबल है तो उसने रिसीव होकर सेटल होना है। तो एक है ट्रांजैक्शन डेट और फिर एक है सेटलमेंट डेट। अगर इन दो डेट्स के दरमियान में कहीं ईयर एंड आ रहा है तो उस दिन फिर रीट्रांसलेशन होती है, रीमयरमेंट होती है, उसे बोला जाता है फिर ट्रांसलेशन डेट। ईयर एंड को ट्रांसलेशन डेट ये भी लिखा मिल जाएगा, वो टेंशन ना लें आप। तो ये जो रिसीवेबल और पेबल्स को ईयर एंड पे हम मैयर कर रहे हैं, इसे बोला जाता है कि हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ट्रांसलेशन कब होती है फॉरेन करेंसी रिसीट, रिसीवेबल या पेबल की? अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में हो। अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट सेम अकाउंटिंग पीरियड में है तो फिर ट्रांसलेशन डेट नहीं आएगी, आपका फॉरेन करेंसी रिसीवेबल पेबल होगा ही नहीं। लेकिन अगर ईयर एंड पे फॉरेन करेंसी पेबल या रिसीवेबल है तो फिर उससे आपने रीमैयर जो करना है उसे फिर ट्रांसलेशन बोला जाता है। और ये ट्रांसलेशन तभी होगी अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में चली जाए। बात मेरी अब कुछ समझ आ रही है? बाकी इन वर्ड से ना परेशान होइएगा। ट्रांजैक्शन डेट जब मैं बोलूँगा तो मतलब यहाँ सेल या परचेज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं सेटलमेंट डेट की बात करूँ तो इसका मतलब मैं पेमेंट या रसीद की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आए ट्रांसलेशन करवाएं तो इसका मतलब हम ईयर एंड पे खड़े होंगे और उस दिन देख रहे होंगे कि कोई हमारा फॉरेन करेंसी पेबल या रिसीवेबल तो मौजूद नहीं है। तो आए ज़रा बताएं, क्या 30 जून पे इस सिनेरियो में हमारा कुछ फॉरेन करेंसी रिसीवेबल है? जी 10,000 है, लेकिन अब ये 10,000 ईयर एंड पे किस रेट पे मैयर होना चाहिए? ये ज़रा काइंडली आप ही बता दें। मैंने पिछली ज़रा एग्जाम्पल देखते हुए ज़रा गलती कर दी थी, आप बता दें ज़रा कौन सा रेट लूँ मैं। जी ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बता दें ज़रा।
प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कौन सा रेट? जी ईयर एंड पे रेट बताया हुआ था 34, ठीक है। तो 34 से मैंने मल्टीप्लाई किया। वर्ड्स मेरे गौर से सुनते रहे बस, आपके भी जहन में ये चीज़ सेट होनी चाहिए। ये बनेगा 3,40,000। तो कितने वाला रिसीवेबल कितने रुपीस में ट्रांसलेट हो रहा है? 3 लाख वाला रिसीवेबल 3,40,000 में ट्रांसलेट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स रिसीवेबल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। 3 लाख से 3,40,000 हो रहा है। रिसीवेबल का बढ़ना आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? तो रिसीवेबल बढ़ने से डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा? 3 लाख पहले रिसीवेबल था, 40,000 से और बढ़ेगा तो ये डेबिट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हमारी एंट्री फॉरेन एक्सचेंज गेन ही की तरफ हमें लेके जा रही है। तो इसकी आप टेंशन ना लें कि ये गेन है या लॉस है, ठीक है, लॉजिकली पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप एंट्री सही बना रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी क्रेडिट है, और लाइबिलिटी का बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा, लॉस है। अगर आपका रिसीवेबल बढ़ रहा है तो एसेट है, डेबिट हो जाएगा। अच्छा लग रहा है, गेन हो जाएगा। एनी कन्फ्यूजन इन दीज एंट्रीज? लास्टली 5 जुलाई पे क्या हुआ? अब पैसे आने हैं, बैंक डेबिट होना है, रिसीवेबल क्रेडिट होना है। हेड्स तो मैंने लिख ली है, लेकिन अमाउंट्स कैसे सोचूं? सुने गौर से। 10,000 रियाल रिसीव होने हैं इस दिन। अब एक रियाल कितने का हो गया है? 33 का। इट मीन्स पाकिस्तानी रुपीज़ में 3,30,000 रिसीव होगा। कितने वाला रिसीवेबल कितने पे रिसीव हो रहा है? 3,40,000 वाला रिसीवेबल। हमारा रिसीवेबल 3 लाख से बढ़ के 3,40,000 हो गया था ईयर एंड पे, लास्ट ईयर एंड पे। तो 3,40,000 का रिसीवेबल अगर 3,30,000 में रिसीव हो रहा है तो क्या सा महसूस हो रहा है? क्या कुछ कम रिसीव हो रहा है? तो ऑटोमेटिकली ये फॉरेन एक्सचेंज, ये कोई फॉरेन करेंसी में चेंज नहीं आ रहा है, करेंसी उतनी ही है, लेकिन रेट्स की फ्लक्चुएशन से ये तो डेली बेसिस पे भी चेंज हो जाते हैं। होपफुली इन चीज़ों की तो अब आजकल आपको ज़्यादा बेहतर पता चल रहा होगा। तो ये फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अगर आप एंट्री के हेड सही रख लेंगे तो इनशाला गेन लॉस ऑटोमेटिकली सही जगह पे आइडेंटिफाई हो जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। जी आई होप कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। जी नोट कर लें, कोई कन्फ्यूजन? जी नोट कर लेंगे तो बताइएगा प्लीज़। जी कंप्लीटेड है प्लीज़। एनीबडी राइटिंग? जी कोई लिख तो नहीं रहा? चले आए, प्रैक्टिस रहेगी जी। मेन कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गए हैं। आए क्वेश्चन नंबर 1, रजिस्टर खोलना, अभी डिस्कस करते हैं। स्टार्ट लें जी।
जी 1 अगस्त 2018, आवाज़ सही चल रही है ना? ऑन 1 अगस्त 2018 अब पाकिस्तानी फर्म, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर है कि काउंटिंग करें, परचेज गुड्स कॉस्टिंग $10,000 फ्रॉम अ यूएस फर्म टू बी पेड ऑन 31 जनवरी 2019, परचेज गुड्स, ट्रांजैक्शन डेट 1 अगस्त है, पेमेंट डेट मीन सेटलमेंट डेट 31 जनवरी है, फर्म का काउंटिंग ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर पे, डिफरेंट स्पॉट रेट्स, अच्छा स्पॉट रेट्स का से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉट रेट सिंपली कहते हैं वो रेट जिस दिन आपकी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, मसलन आज जो भी रेट होगा वो स्पॉट रेट है आज का, कल जो भी रेट होगा वो उस दिन का स्पॉट रेट है, तो स्पॉट रेट मीन्स जिस दिन की बात हो रही है उस दिन का रेट, ठीक है। तो 1 अगस्त का रेट दे रहा है 120, 31 दिसंबर का रेट दे रहा है, 31 जनवरी का दे रहा है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रांजैक्शन डेट, सेटलमेंट डेट, अगर आपने पेमेंट करनी है तो सेटलमेंट डेट मीन्स जिस दिन पेमेंट हो रही है, और अगर रिसीट होनी है तो सेटलमेंट डेट मीन्स जिस दिन पैसे मिलने हैं, ठीक है। आपने नेसेसरी एंट्रीज करनी है इस डाटा की बेस पे, पाकिस्तानी फर्म, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। जी फॉर्मेट सॉर्ट ऑफ बना लें, डेबिट क्रेडिट कॉलम्स, अच्छा पाकिस्तानी फर्म है तो रुपीज़ ऊपर आप मेंशन करना ज़रूरी है कि हम रुपीज़ में काउंटिंग कर रहे हैं, डेट, अकाउंटिंग हेड्स, डेबिट क्रेडिट, जी स्टार्ट लें, पहले करवा दीजिएगा थोड़ा सा। जी ट्रांजैक्शन डेट है 1 अगस्त, क्या हुआ इस दिन? परचेज हुई, क्रेडिट पे हुई, ये आप बताएं। जी क्रेडिट पे क्यों? पेमेंट तो जाके होनी है 31 जनवरी पे, तो क्या एंट्री बनी इस दिन? परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, क्रेडिटर्स पेबल जो कहना है एक्सेप्टेबल है। वर्किंग कैसे करो? $10,000 है और उस दिन $1 120 का है, ठीक है। सिंपल आंसर सॉल्व कर दें, 12 लाख रुपीज़ इन थाउजेंड्स में लिख दूं, 1200 हो जाएगा, 12 लाख ही बनता है ना, 1200 हो जाएगा, 12 लाख ही है। करवा दें, पूरा करवा दें, ढूंढ के बताएं नेक्स्ट डेट क्या लिखूं। सेटलमेंट हो रही है जाके 31 जनवरी पे, और बीच में ईयर एंड आ रहा है 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर पे क्यों रुक रहे हैं? ताकि ट्रांसलेशन कर सकें किस चीज़ की? पेएबल की। जी पेएबल पे आए, कैसे दोबारा सोचूं क्या पेएबल कितना है? $10,000 ही है, मल्टीप्लाइड बाय रेट अब 122 हो गया, इट मीन्स यहाँ तक सॉल्व किया तो ये फिगर बन गई थाउजेंड्स में 1220। अब कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे मैयर होनी चाहिए? 1200 वाली लाइबिलिटी 1220 पे मैयर होनी चाहिए, पेएबल क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 20 से, ऐसे ही है, 1200 से माइनस ही होना ना यार, तो 20 से लाइबिलिटी बढ़ानी है, और लाइबिलिटी का बढ़ने का मतलब फॉरेक्स लॉस हो जाएगा, लाइबिलिटी बढ़ रही है रेट की फ्लक्चुएशन की वजह से, 20,000 का नुकसान हो रहा है, और इस एंट्री को करने से आपकी लाइबिलिटी 1200 से बढ़ के 1220 पे आ गई है। फाइनल कर दें 31 जनवरी 2019, अब ईयर एंड कोई नहीं उसने बताया हुआ, मैं सारी पॉसिबल एंट्रीज लिख रहा हूँ,
31 जनवरी 2019 पे अब क्या एंट्री होनी चाहिए? पेमेंट होनी है इस दिन। पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। जी, पेएबल डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब बैंक कितने से क्रेडिट? $10,000 देने हैं। और रेट क्या हो गया 31 जनवरी को? 121 हो गया है। तो 121 से जब मल्टीप्लाई किया 10,000 को, प्लीज़ आंसर आया 1210 मेरा ख्याल है, 1210। ठीक है, तो कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे हो रही है? 1220 वाली लाइबिलिटी अगर 1210 पे सेटल हो रही है तो कैसा महसूस हो रहा है? कम कम देना पड़ रहा है तो अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगने का मतलब इस सेटलमेंट पे हमें गेन हो रहा है। ठीक है जी, प्लीज़ लिखें जी एंट्रीज। ये प्लीज़ सबने सोचा मेरे साथ? प्लीज़ एनी कन्फ्यूजन? ये मुबीन है, इसकी पीडीएफ कर दी शेयर? इसका ये बुक्स का भी ज़रा पता करके मुझे बताना आज। हाँ, जी बड़ा अगर नोट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। जी कोई लिख तो नहीं रहा आप? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो एक नज़र आ रहा है, ये छोटा सा एक क्वेश्चन होमवर्क रखें। और पेज नंबर अपने पास नोट कर लें। ये आपके पास जो पीडीएफ आया होगा उसमें पेज नंबर 20 है। पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 2 एक छोटा सा प्लीज़ होमवर्क। ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 3 करें, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, तो एक दफ़ा ज़रा इंडिविजुअली भी सोच लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करें शुरू। जी, सफ़ीर पाकिस्तान लिमिटेड, सफ़ीर पाकिस्तान टेक्सटाइल लिमिटेड is a multinational company. The company is principally engaged in manufacturing and selling of menswear. The company exports designer dresses to the UK, UAE, and USA. The company prepares its financial statements on 30th June. During the year, following transactions were incurred in foreign currency. कंसंट्रेशन से बस पढ़ते रहें, करना क्या हो फिर अभी डिसाइड करते हैं। 15th April 2017, SPTL sold dresses to customer in UAE on account of 20,000 dirhams. The customer settles the transaction after 1 month.
and the company therefore received 20,000 dirhams on 15 मई 2017 on 1st May 2017 the company has imported a machine from USA. Sorry. The invoice for the machinery was for 1,10,000 US dollars and will be paid to the vendor on 20th August 2017. वेंडर कौन होता है? जिसे आपने चीज़ खरीदी होती है, सप्लायर। 1 मई को आपने ये मशीन परचेज हुई है और 20th अगस्त पे जाकर आपने ये पेमेंट करनी है। 1,10,000 की ये इनवाइस है। कंपनीज फंक्शनल करेंसी, अभी कुछ क्वेश्चन में एक वर्ड बार बार आएगा, फंक्शनल करेंसी। इसका एग्जैक्ट मीनिंग इंशाल्लाह मैं बताऊंगा जब ज़रा डिस्कशन थोड़ी सी आगे चली जाए। फिलहाल जब भी कभी फंक्शनल करेंसी वर्ड लिखा नजर आए तो आप उसे लोकल करेंसी समझ लें, और लोकल करेंसी का मतलब जिस मुल्क में आप हैं उसकी करेंसी। तो अगर ये कहीं नोट कर लें अपने पास, फंक्शनल करेंसी सिंपली फिलहाल मीन्स लोकल करेंसी की बात हो रही है। एक छोटा सेंटेंस लिखना था, बाकी इसका एग्जैक्ट मीनिंग तकरीबन यही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और भी वेरिएशन आ सकती है, तो मैं डिस्कस करूँगा। कंपनीज फंक्शनल करेंसी इज़ पाकिस्तानी रुपीज़, इट मीन्स पाकिस्तानी कंपनी है और रुपीज़ में उसने काउंटिंग करनी है, और एक्सचेंज रेट्स टू यूएई दरहम्स एंड यूएस डॉलर्स आपको गिवन है। डिफरेंट डेट्स पे आपको पाक रुपीज़ टू यूएस डॉलर एंड पाक रुपीज़ टू यूएई डॉलर्स, आपको ये एक्सचेंज रेट डिफरेंट डेट्स के दिए हुए हैं। आपसे क्या रिक्वायर्ड है? अकाउंटिंग एंट्रीज हैं 2 सालों की हैं, 17 और 2018 की आपने अकाउंटिंग एंट्रीज करके दिखानी है। डाटा थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन कॉन्सेप्ट सारा सेम है, तो आपने फुल ज़रा इन्वॉल्व रहना है। मैं आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करूँगा, आप ज़रा रिस्पॉन्ड ज़रूर कीजिएगा। आए ज़रा बिजनेस नेम वगैरह लिख के एंट्रीज की हेडिंग बना लें। जी, फॉर्मेट अगर बना लिया है तो बता दीजिएगा। चलें स्टार्ट, चलें सुने। फर्स्ट रेलिवेंट डेट, बल्कि आप बताएं जी फर्स्ट रेलिवेंट डेट। 30 जून 2017 वाली डेट है। सवाल देखें, फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताओ प्लीज़। प्लीज़ पार्टिसिपेट। 15 अप्रैल 2017, ठीक है। क्या हुआ इस दिन? सेल की, कैश पे क्रेडिट पे? क्रेडिट पे की, 1 महीने बाद पैसे आने हैं 15 मई। तो क्या एंट्री बनी? रिसीवेबल डेबिट। ये आवाज़ वगैरह देखते रहिए किधर, ये थोड़ी सी ऊंची कर दे, मुझे भी आवाज़ आकर हल्की सी। रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। कैसे? 15 अप्रैल। दिरहम्स कितने हैं? 20,000। नीचे ढूंढने जरा, पाकिस्तानी रुपीज़ और यूएई दिरहम्स का रेट, एक्सचेंज रेट क्या है 15 अप्रैल को? 27.5, ठीक है। 27.5 ओके है। आंसर 550,000, थाउजेंड में लिख दूं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़, ज़ीरो पार्टिसिपेशन आपकी। तो रुपीज़ इन थाउजेंड्स, करवा दें करवा दें करवा दें,
थोड़ा सा। जी नेक्स्ट एलिमेंट डेट, मेरा ख्याल है डेट वाइज चलें। अब यकीनन 15 मई को ये रिसीट भी होनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा नेक्स्ट पैराग्राफ में 1 मई है, 1 मई 2017। वैसे ये भी कंपलसरी नहीं है, हम ट्रांजैक्शन वाइज भी चल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल डेट वाइज ज़रा ज़्यादा बेहतर है, कोई इशू तो नहीं बन जाएगा डेट वाइज। 1 मई चलें, अब हो गया तो। क्या ख़रीदा? मशीनरी। क्या एंट्री बनी? बल्कि फॉरेन करेंसी, सॉरी, क्रेडिट पे या कैश पे? पेमेंट जाके होनी है अगस्त में, तो क्या एंट्री बनी? मशीन डेबिट। नहीं, अब मशीनरी आ गई, गुड्स आ रही थी तो मैं परचेज लिख रहा था। मशीनरी होपफुली इस्तेमाल के लिए है। मशीन डेबिट, पेबल क्रेडिट। इस दिन का, अब ये डॉलर है 1,10,000, 1,10,000 डॉलर हैं। 1 मई का रेट ढूंढना है, डॉलर वाला 103.75। आंसर अप्रॉक्सीमेटली बना 11,412.5। थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ अब मैं, 11.4125 मिलियन को थाउजेंड्स में लिख दिया मैंने। सही लिखा? सही लिख दिया है जी। रुक जाए रुक जाए, लिख लेते हैं। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट आप बताएं जी। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट 15 मई बनेगी, 15 मई 2017, ऊपर जो सेटलमेंट होनी है 15 मई। लेकिन ये दिरहम्स रिसीव होने हैं अब। क्या एंट्री बनी? रिसीव, बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। प्लीज़, रिसीवेबल रिसीव हो रहा है, बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट, फुल कंसंट्रेशन। अब यहाँ कितने दिरहम्स रिसीव होने हैं? 20,000। क्या रेट है 15 मई वाले दिन दिरहम्स वाला? 28.5। सॉल्व कीजिएगा ज़रा। 570। कितने थाउजेंड्स का रिसीवेबल, कितने थाउजेंड्स में रिसीव हो रहा है? 550,000 का रिसीवेबल 570 पे रिसीव हो रहा है। क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल गए हैं? यस 20। गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा? फॉरेक्स गेन कैलकुलेट हो जाएगा जी। नहीं नहीं, ठीक है। 550 वाला रिसीवेबल 570 पे रिसीव हो रहा है। चेक कर लें, चेक कर लें, सोच लें। गेन बनता है, लॉस बनता है, सोच लें। चलें यहाँ तक एंट्रीज लिख लें, फिर अगली आपसे पूछता हूँ। ये ज़रा मुजम्मिल ज़रा इन मुबशर साहब को ज़रा वगैरह को कर दें, या बाहर वालों से कर लें बात। ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इन्हें अलाउ करना है या नहीं करना? नहीं, लेकिन मुझसे पूछ लें वापस। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़, एंट्री समझ आ गई, फिर क्या समझ आ रही? कितने वाला रिसीवेबल कितने में रिसीव हुआ है? 550,000 वाला रिसीवेबल 570 पे रिसीव हो रहा है, विच मीन्स 20,000 लोकल करेंसी में एक्स्ट्रा मिल गया है।
हाँ जी, हाँ जी। तो वो बता दो ना, जो वो सबको कह दो, वो कह देगा। नहीं वो तो अब, नहीं वो तो फिर आप कुछ और मंगवा लो ना फिर आप। या थोड़ा, या आधा घंटा वेट कर लो, फिर मैं सोच रहा हूँ, फिर मैं मंगवा देता हूँ। 11 बजे तक मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके ओके। चलो ठीक, ओके। जी बेटा, हो गया जी। जी आप ज़रा डाटा देखें, और 30 जून 17 की एंट्रीज हो रही हैं, 30 जून 17। बताएंगे कुछ सोच के नेक्स्ट डेट। नहीं, अब 30 जून पे रुकने की क्या वजह जी? 30 जून पे तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। नहीं, ठीक ठीक ठीक। अब नेक्स्ट बेटा डेफिनेटली सेटलमेंट होनी है, जो $1 लाख है ना, $1,10,000 वाली मशीनरी वाली परचेज जो है, इसकी सेटलमेंट होनी है 20 अगस्त, हमारा ये है ना 30 जून। तो 30 जून पे अब रुकने की वजह ये है कि ये जो दिरहम्स थे ये तो सारे रिसीव हो गए, तो दिरहम्स का कोई रिसीवेबल नहीं आना। ट्रांसलेशन डेट बेटा आ तो रही है, लेकिन दिरहम्स के एंगल से नहीं, मशीनरी के पेबल के एंगल से। ठीक है। तो 30 जून 2017 पे रुकने की रीज़न, मशीनरी का जो पेबल बना हुआ था एक 103.75 रुपीज़ के हिसाब से, उसको ज़रा रीट्रांसलेट करना हमारा मकसद अब है। दिरहम्स क्यों नहीं रीट्रांसलेट हो रहे? क्योंकि वो है ही नहीं, दिरहम्स तो ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान में कोई ईयर एंड आए तो फिर ट्रांसलेशन होती है। तो दिरहम्स तो ऑलरेडी ईयर एंड से पहले ही रिसीव हो चुके हैं। ठीक है प्लीज़। तो कैसे ट्रांसलेट करूँ? $1,10,000 है, और 30 जून का रेट ढूंढना है। 30 जून का रेट डॉलर्स वाला 102.75 बन रहा है, 102.75। आंसर ज़रा करनी बताइएगा थाउजेंड्स में। 00,11,302.5। ऑलरेडी लाइबिलिटी कितने पे रिकॉर्ड हुई हुई थी? -11,412.5। डिफरेंस लें। डिफरेंस 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 110 बनता है शायद। 110 पूरा बनेगा। 110 110 110 110। जी, क्या लाइबिलिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है? बोले बोले बोले। लाइबिलिटी 11412 पे पहले रिकॉर्डेड है, कम होके 11302 पे आ रही है। तो लाइबिलिटी, नहीं बेटा लाइबिलिटी ज़्यादा नहीं हो रही, प्लीज़ कंसंट्रेट कंसंट्रेट। प्लीज़, लाइबिलिटी 11412.5 से कम होके 11302.5 पे आ रही है। तो कंसंट्रेट की जगह एंट्री बनाते हुए, लाइबिलिटी ने डेबिट होना है, कम हो रही है कितने से? 110 से। और लाइबिलिटी कम होना आपको अच्छा महसूस होगा, आप बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, बिजनेस आपका है, तो फॉरेन एक्सचेंज गेन बनता है इस ट्रांसलेशन पे। लिख लें। जी कंप्लीटेड है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज।
चलें बेटा, एक साल अभी और एंट्रीज रहती हैं। 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018 काइंडली शुरू करें आप लोग, ज़रा जहन बनाएं। 31 दिसंबर फॉर द ईयर एंडेड लिखें। ये चलें, मैं भी ज़्यादा ही वर्किंग कर लेता हूँ। ईयर एंडेड 31 दिसंबर, सॉरी 30 जून 2018। जी डाटा मैं आपके सामने कर देता हूँ, आप ज़रा ढूंढें काइंडली कोई है ट्रांजैक्शन 30 जून 2018 वाले साल में। 30 जून 2018 वाले साल में ईयर एंड में जी ये पेमेंट आ रही है 20 अगस्त 2017 वाली। हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कब होगा? 1 जुलाई 2017 से, और एंड कब होगा? 30 जून 2018 पे। तो 20 अगस्त वाली पेमेंट ऑफ $110,000 हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रही। प्लीज पार्टिसिपेशन प्लीज। ओके, तो अब ये कैसे लिखूं? शुरू करें। लाइबिलिटी की सेटलमेंट हो रही है 20 अगस्त वाले दिन, 20 अगस्त 2017। जी पेएबल डेबिट होना है, बैंक क्रेडिट होना है। पेमेंट होने लगी है। पेमेंट कितने डॉलर्स की है? 110 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेट 110 $20 वाले दिन किस रेट पे आ गया है? 103.5। सॉल्व कर दीजिएगा ज़रा। 103.5 11,385 वर्ड्स गौर से सुने, ढूंढे पिछली कहीं इस जगह। कितने वाला पेबल, फाइनली कितने कितने पे हो रहा है? कितने वाला पेबल? जी इसमें ना मिस्टेक कीजिएगा, ज़रा बता दें मुझे सारे ज़रा। 11,412.5 वाला पेबल, या 11,302.5 पे आ गए थे हम? कितने वाला पेबल? 11,302.5 वाला पेबल अगर 11,385 पे हो रहा है तो कितना गेन हो रहा है? गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? ज्यादा अमाउंट पे लाइबिलिटी सेटल हो रही है, लॉस हो रहा है। और वैसे भी अगर आप फिगर सही ढूंढ लेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस सही जगह आ जाएगा। तो 82.5 का आपका फॉरेन एक्सचेंज लॉस हो रहा है करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से। बात मेरी समझ आ गई काइंडली? लिख लें। जी नोट हो गए? जी सवाल आपके सामने मैं करने लगा हूँ, बताएं एनी अदर एंट्री। 30 जून 2018, प्लीज प्लीज। एनी अदर, एनी अदर? यार ट्रांसलेशन होनी है 28 अगस्त को यार, 28 अगस्त को ट्रांसलेशन होगी। ना रिसीवेबल होगा ना ही पेएबल होगा। बहस खत्म हो चुकी है। ठीक है प्लीज? ठीक है सर, चलें आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन होमवर्क हो गया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 4
के लिए ज़रा टाइम ज़रा शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं कल आऊँगा, और आगे इनके आंसर्स भी हैं। ये कॉपर लिमिटेड भी इंशाल्लाह शायद कल या होमवर्क करेंगे। हम इस वक्त पेज नंबर 24 पे ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहे हैं। इस वक्त ज़रा जो टाइम है ज़रा एक शॉर्ट ही क्वेश्चन हो सकता है जी। ऑरलैंडो के नाम से क्वेश्चन है। ऑरलैंडो इज अ कंपनी हुज फंक्शनल करेंसी इज यूएस डॉलर। पाकिस्तान से ज़रा हम निकलना चाह रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, वैसे तो शायद पाकिस्तान वापस ही अब आना पड़ना है, लेकिन जहनी तौर पे ज़रा ये फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं? लोकल करेंसी समझे नहीं तो लोकल करेंसी डॉलर कैसे हो सकती है? अगर हम अमेरिका बैठे हैं तो फिर वहाँ की करेंसी लोकल करेंसी। तो अगर आप सऊदी अरब में बैठे हैं तो रियाल फंक्शनल करेंसी होगी। तो फंक्शनल करेंसी मीन्स लोकल करेंसी, और डॉलर अगर लोकल करेंसी है तो इसका मतलब आप कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग इस वक्त किसी यूएस कंपनी में अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है प्लीज़। सॉरी, वैसे आपको अजीब सा लग रहा होगा, बुरा भी शायद महसूस हो रहा हो, लेकिन फॉर सपोज जहनी तौर पे आप इस वक्त एक यूएस कंपनी के अकाउंटेंट हैं। इट प्रिपेयर्स इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 30 जून ईच ईयर। 30 जून ईयर एंड बताया जा रहा है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस ऑन 21 May 2014 when the spot exchange rate, spot doesn't means anything except that वो रिस्पेक्टिव डेट की बात हो रही है। आज जो भी रेट होगा वो आज का स्पॉट रेट है, कल जो रेट था वो कल का स्पॉट रेट था, जो कल होगा वो कल का स्पॉट रेट है। मीन्स जिस दिन की बात करें हम उस दिन के रेट को स्पॉट रेट कहते हैं। तो 31 मई का एक स्पॉट रेट बता रहा है आपको, और करेंसीज आपको कुछ फॉरेन भी बता रहा है। इस क्वेश्चन में यूएस डॉलर अब लोकल करेंसी है, और वो कहता है $1, और ये जो बना हुआ है साइन ये यूरोस के लिए होता है। $1 0.8 का बता रहा है। तो हाउ टू हैंडल दीज एक्सचेंज रेट्स, अगर हम पाकिस्तान के अलावा किसी करेंसी में हो तो शायद ये क्वेश्चन उसी लिए हो रहा है। तो 21 मई को फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स में नंबर 1, गुड्स सोल्ड टू क्लोन अ कस्टमर इन जर्मनी। यूएस डॉलर यूएस कंपनी है और गुड्स बेची गई हैं किसी कस्टमर को जो जर्मनी में है, और 96,000 यूरोस की बेची गई हैं। इन यूरोस को हम किस करेंसी में कन्वर्ट करेंगे जी? डॉलर्स में, लोकल करेंसी में, फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। फिर वो कहता है स्पेशलाइज पीस ऑफ मशीनरी वॉज बॉट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, जर्मन सप्लायर है। द इनवाइस फॉर द मशीनरी वॉज इज फॉर 1 मिलियन यूरो। अब ऊपर सेल थी यूरोज में, नीचे यूरोज में एक परचेज भी आ रही है, 1 मिलियन यूरोज की अपने एक मशीनरी परचेज की है। द कंपनी रिसीव्स 96,000 फ्रॉम क्लोन on 12 June 2014. As at 30th June 2014, the machinery purchased from Frankfurt is not yet available for use. इसका मतलब शायद डेप्रिसिएशन की भी बहस नहीं है। Liability for the machine is settled on 31 July 2014. Relevant डॉलर वर्सेस यूरो एक्सचेंज रेट्स आपको डिफरेंट डेट्स के दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड आपसे दो हैं। जनरल एंट्रीज करनी फॉर द ईयर 30 जून 2014 की, और 30 जून 2015 की आपने इस डाटा से एंट्रीज बनानी है। आए बिस्मिल्लाह करें जी। क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ आ गया प्लीज? क्वेश्चन क्वेश्चन कूल हो गया हमारा? जी, बिजनेस नेम, जर्नल एंट्रीज, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2014। डेट, डेबिट, क्रेडिट। जी, फॉर्मेट बना के इकट्ठे हो जाइएगा।
जी स्टूडेंट्स प्लीज़ फॉर्मेट बना के बताइएगा। जी बेटा इसमें सिर्फ एक इशू क्या है वो बस मुझसे सुनना है आपने, बाकी शायद सारी स्टोरी वही है। तो फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। प्लीज़ 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 21 मई है। 21 मई पे ही दो ट्रांजेक्शन दी हुई थी, सेल की भी और परचेज की भी। ऊपर ऊपर सेकंड लाइन में, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टेक प्लेस ऑन 31 मई, और उस दिन का एक्सचेंज रेट भी ऊपर दिया हुआ था। जी सेल हुई एंट्री, बल्कि पहले ये डिसाइड करें कैश सेल हुई या क्रेडिट सेल हुई। कंसंट्रेट फुल। सेल 31 मई को हुई, 12 जून को रिसीट हुई। ठीक है, क्या एंट्री करूँ नीचे? 12 जून 96,000। जी रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट 21 जून, फुल कंसंट्रेट। फॉरेन करेंसी बताएं कितनी है? 96,000 यूरोज। इसे कन्वर्ट किस करेंसी में करना है? डॉलर। तो अब हमने डॉलर्स को अपनी करेंसी समझना है, तो अब ये करेंसी लिखना ज़रूरी है। यूएस डॉलर, जिस फंक्शनल करेंसी में आप वर्किंग कर रहे हैं, तो रुपीज़ इन डॉलर नहीं, डॉलर यूएस डॉलर्स। ठीक है, ये हमारे इस वक्त लोकल करेंसी चल रही है। वर्किंग कैसे करोगे? उस दिन रेट क्या था? $1 अगेंस्ट 0.8। ये क्या करूं? ये ज़रा मुझे आंसर बताएं, ज़रा इसका क्या करेंगे? ये ज़रा मुझे आंसर सॉल्व कर दिखाएं। 96,000 यूरोज हैं और एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 0.8 है। क्या करें? फाइनल आंसर बताएं ज़रा। ये फिगर बताएं ज़रा, मुझे आइडिया हो जाएगा आप क्या कर रहे हैं। ना करें, बस यही जो कर रहे हैं यही मसला था इसमें। जी 76,800 मेरे सामने भी बोला गया है और मुझे 3 जगह से आंसर भी आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बस यही चीज़ समझनी है जिसकी इस वक्त हमें अशद ज़रूरत है। देखिए हो क्या रहा था, इससे पहले कि मैं यहाँ बात करूँ, ज़रा मैं जो क्वेश्चन हम कर ही जा रहे थे उसकी तरफ चलते हैं। तो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ज़रा उनकी तरफ चलते हैं। ज़रा कंसंट्रेशन से ज़रा बोर्ड पर देखिएगा। देखिए बेटा, ये पहला जो डाटा था सबसे पहला, उसमें हमें एक एक्सचेंज रेट दिया हुआ था, ₹75 पर $1। थोड़ा सा ज़रा, सॉरी ए यू डॉलर मीन्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठहरिए चला 1 मिनट आप रुक जाए ज़रा, बात मेरी ज़रा पहले पुरानी सुन लें। वहाँ क्या होता रहा और यहाँ क्या हो रहा है, बात एक ही है, लेकिन जस्ट अ मिनट। देखिए 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और हमने इन डॉलर्स को कन्वर्ट करना था रुपीज़ में। ज़रा एक दफ़ा अपने आप को बात सुना लें, क्या बात हो रही है। डॉलर्स थे और रुपीज़ में कन्वर्ट करना था, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी उस वक्त, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। वरना हो क्या रहा था ये गौर से सुना ज़रा। ये जो मैंने बॉक्स में रेट लिखा है, अपने हाथ से चलें, दूसरा वाला मैं मिटा देता हूँ, इसको ज़रा गौर से देखें। 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं। ये जो बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर चले जाए, क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1 है और रुपीज़ 75 है? अगर $1 है तो 75 रुपीज़ है। मैंने कहाँ से कहाँ आना था? डॉलर से रुपीज़ में। यहाँ तक ये सेंटेंस ठीक है मेरा? तो असल में मैंने किया क्या, लेकिन आपको नज़र क्यों नहीं आया वो मैं बताता हूँ। असल में हो रहा था डिवाइड बाय 1। जो चीज़ जिसके बराबर होती है उसे डिवाइड कर दें। मार्कअप मार्जिन FA1 में आपने पढ़ा जिस ज़माने में, वही दोबारा हेल्प कर सकता है। जो रेट जिसके बराबर है उसे डिवाइड कर दें और जो फाइंड आउट करना था उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 से क्यों डिवाइड किया? डॉलर्स थे और डॉलर उसने 1 रखे हुए थे, और हमने क्या फाइंड आउट करना था? रुपीज़।
हमने 75 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिवाइड बाय 1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम सिंपली 75 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। 1 मिनट ज़रा आंसर बताइएगा क्या है? 7,50,000। प्लीज़ आया 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 प्लीज़। नहीं, डिवाइड बाय 1 इंटू 75, 7,50,000 प्लीज़ आ गया सबका। अच्छा, अगर अब ये क्या है, 75,000 अब रुपीज़ हैं। अब इन रुपीज़ को अगर मैंने दोबारा डॉलर बनाना हो, क्या बोला मैंने, प्लीज़ क्या बोला है, तो दोबारा ये रेट देखें जो बॉक्स के अंदर है। अब रुपीज़ 1 नहीं है, ये रुपीज़ अब 75 के बराबर है। तो अब अगर मैंने इन रुपीज़ से डॉलर की तरफ जाना है तो उस एक्सचेंज रेट को कैसे यूज़ करूं? डिवाइड बाय 75 इंटू 1। ठीक है प्लीज़, ठीक है प्लीज़। तो हो क्या रहा था, कंसंट्रेशन में रिवर्ट्स ने वो फॉरेन करेंसी को 1 रख रहा था। पाकिस्तानी रुपीज़ में हम वर्किंग कर रहे थे, फॉरेन करेंसी 1 थी। इसी तरह अगर नीचे देखें हम, ये जो रियाल्स वाली बात हुई थी, 10,000 रियाल थे, रियाल्स एक्सचेंज रेट अगर देखा जाए बॉक्स में, बॉक्स देखें मैं बॉक्स बना रहा हूं, तो रियाल 1 था, रुपीज 30 थे, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो फॉरेन करेंसी को 1 रखा हुआ था, डिवाइड बाय 1 होना चाहिए लेकिन जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। तो स्ट्रेट अवे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे थे लोकल करेंसी बनाने के लिए। यहां तक मेरी बात समझ आ गई है? प्लीज, यहां तक मेरी बात समझ आ गई है? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी टू बॉदर यू। लेकिन अब आए जरा वापिस, ये जो ऑरलैंडो वाला सवाल शुरू हुआ हुआ है, यहां रेट कैसे दिए में, डॉलर मींस लोकल करेंसी 1 है और यूरो मींस फॉरेन करेंसी 0.8 है 21 मई वाले दिन। अब फुल कंसंट्रेट जरा, और मैं एक दफा बॉक्स बना देता हूं दोबारा। 96,000 यूरोज हैं, प्लीज क्या है, और बॉक्स के अंदर देखें क्या यूरो 1 है या डॉलर 1 है। तो 96,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.8 करूं, या 96,000 यूरोज डिवाइडेड बाय 0.8 यूरोज और मल्टीप्लाइड बाय 1 करूं। जो जिसके बराबर है उससे डिवाइड कर दें, और जो आपने फाइंड आउट करना हो उससे मल्टीप्लाई कर दें। कुछ बात मेरी क्लियर हो रही है? समझ आ गया क्या डिफरेंस है? बल्कि मैं अगर ये कहूं कि जो वहां हो रहा था वही यहां हो रहा है, ये बात समझ आ जाएगी? क्या वहां भी वही हो रहा था जो यहां हुआ है? जी क्या ख्याल है? मैं तो ये कहूंगा कि जहां वहां हो रहा था वही यहां हो रहा है। वहां डिवाइड बाय 1 हो रहा था क्योंकि वो 1 के बराबर था, और मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ भी वही हो रहा है। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या हुआ है कि जो हम फिगर ले रहे हैं वो 1 नहीं है, यूरो 0.8 है, डॉलर 1 है। तो क्या ये कन्वर्जन कर लिया करेंगे? जो करेंसी आप लिख रहे हैं उसको पहले देखें, फिर एक्सचेंज रेट से लिंक करें, वो जो भी है उससे डिवाइड कर दें, और जो फाइंड आउट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें। और एक और चीज़ भी, ज़रा आंसर बताएं ज़रा क्या आ रहा है, 1,20,000। वैसे फिगर्स को अगर आप गौर से देखें एक अकाउंटेंट बन के, तो क्या ये एक्सचेंज रेट देखें जो ऊपर जो मैंने बॉक्स में लिखा, क्या डॉलर सस्ता है या यूरो सस्ता है? कंसंट्रेट जरा। 0.8 यूरो अगर आपके पास हो तो $1 आ जाता है। अगर आपके पॉइंट $1 है तो 0.8 यूरो आएगा। इट मीन्स डॉलर के मुकाबले में यूरो महंगा है, वाइस वर्सा, यूरो महंगा है, डॉलर सस्ता है। आपके पास अगर $1 है तो 0.8 यूरो आएगा, और अगर 0.8 यूरो है तो $1 ले लेंगे आप। तो ये 96,000 यूरो से, विच मीन्स डॉलर ज़्यादा बनने चाहिए। सोच लेंगे सोच लेंगे सोच लेंगे, लेकिन बहरहाल अगर नहीं भी समझ आया तो ज़रूरत नहीं है। ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई अब? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ सबका ज़रा रिस्पॉन्स आ जाए। फिगर का इशू नहीं है, फिगर तो आ जाएगी, फिगर का इशू नहीं है, फिगर लिख लेंगे, लेकिन ये वर्किंग अब समझ आ गई है। एनी कन्फ्यूजन इन दिस वर्किंग? बस सिर्फ एक एंट्री लिख लें, बाकी बस इंशाल्लाह फिर कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये वो एक दफ़ा वो बाहर ही फिर कह देना आप, ये बच्चे जो आए क्या किया, कहा इन्हें कि अलाउड नहीं है, यही कहा है, या अभी अलाउड नहीं? नहीं मतलब वो कर ली बात,
उन्होंने कह दिए। अच्छा, तो कितने, 3 4 ही हैं? नहीं तो जो मैसेज किया था उसमें फिर लिखा हुआ था कि आज फिजिकल है। नहीं लेकिन 12। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ आज की डिस्कशन में कोई कन्फ्यूजन? चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो सका, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा, वरना इंशाल्लाह फिर यहीं से कल शुरू करेंगे। 2 होमवर्क्स हैं छोटे छोटे, एक तो टेस्ट में क्वेश्चन था लीज वाला, और एक क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पेज नंबर 20 पे जो इस फॉरेन करेंसी के हवाले से था उसको होमवर्क दिया है। तो काइंडली मेरा ख्याल है हार्डली आधा घंटा लगेगा, तो प्लीज़ ज़रूर रिवाइज़ करके कंप्लीट करके आइएगा। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़।